नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज धर्मशाला में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री आज गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। श्री मोदी कल 21,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने अग्निपथ योजना की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने के निर्णय का स्वागत किया। भर्ती कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत विकासशील तथा कम विकसित देशों के लिए एक विश्वसनीय और मजबूत आवाज बनकर उभरा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून को पेइचिंग में होगा। असम में बाढ़ से राहत नहीं, नए इलाकों में पानी भरा, बचाव कार्य जोरों पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय आज शाम क्वार्टर फाइनल में रासमस गेमके के साथ खेलेंगे और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन आज समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। बुधवार को शुरू हुआ 3 दिन का ये सम्मेलन सुशासन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद आज संपन्न हो जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने रचनात्मक और नए विचारों के जरिए वहां ठोस बदलाव ला सकें। ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन है जिसका लक्ष्य अमृत काल के लिए साझा प्रयास के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच भागीदारी मजबूत करना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आकांक्षी जिलों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम का विस्तार प्रखंड तथा शहरों के स्तर पर भी करना चाहिए। शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण संबंधी मोबाइल ऐप का लाभ उठाते हुए अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने युवा उद्यमियों, स्टार्टअप और विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे। वे कल पावागढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता मंदिर के पुनर्विकसित मंदिर का लोकार्पण करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें रेलवे की 357 किलोमीटर लंबी न्यू पालनपुर मदार सेक्शन की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 166 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद बोटाद सेक्शन का गेज परिवर्तन और 81 किलोमीटर लंबे पालनपुर मीठा सेक्शन का विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित करना शामिल है। वह सूरत, उधना, सोमनाथ और साबरमती स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ साथ रेलवे क्षेत्र में अन्य पहलों की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से रसद लागत कम करने और इस क्षेत्र में उद्योग और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। श्री मोदी वडोदरा के निकट डभोई तालुका के कुंडेला गांव में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी 800 करोड़ रुपए की लागत वाली मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार पर जोर देना है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री रविवार को दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है। इस परियोजना को 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित की जा रही नई विश्वस्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक पहुंच को सुगम बनाना है। मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला रोड के रास्ते रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निपथ योजना की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने के निर्णय का स्वागत किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा बल के साथ ही देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के केंद्र सरकार के फैसले की प्रशंसा करते हुए उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सेना में भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दें। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के निर्णय से युवाओं को लाभ होगा। श्री शाह ने आज एक ट्वीट में कहा कि पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित रही। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में पहली बार के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा वर्ग लाभान्वित होगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 2022 में सेना की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। जनरल पांडे ने एक बयान में कहा कि ये निर्णय हमारे ऊर्जावान और देशभक्त युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा जो पिछले 2 वर्ष से सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जनरल पांडे ने युवाओं से भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्रालय ने कल बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अग्निपथ योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी। इस योजना के माध्यम से युवाओं को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में 4 साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसके अंतर्गत इस वर्ष 46,000 से अधिक युवाओं को भर्ती किया जाएगा। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के महानिदेशक अरुण चावला ने कहा कि इस योजना से उद्योग जगत को कार्य संचालन के लिए पहले ही तैयार, अति कुशल और अनुशासित युवा मिलेंगे। अग्निपथ स्कीम बहुत इनोवेटिव और अद्भुत स्कीम है। 40,000 यंग लोग इसमें बेनिफिट करेंगे हर साल और इस स्कीम के 3 डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो है इट विल स्ट्रेंथन दी आर्म्ड फोर्सेस एज इट विल इन्फ्यूज यंग ब्लड। सेकेंड एडवांटेज ये है कि इट विल फ्लो टू दी young people who will get an opportunity to serve the nation and also learn new skills. तीसरा, which will get ready-made pool of highly skilled and disciplined manpower for their operation. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिवर्तनकारी बदलाव करते हुए युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से अग्निवीरों को 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर मिलेगा। अग्निपथ योजना से सशस्त्र बलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वे और अधिक निपुण होंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस योजना के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा और लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक विशेष कार्यक्रम अग्निवीरों से नया जोश प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नए विचारों, शोध निष्कर्षों और प्रौद्योगिकियों के लिए इनोवेशन बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से भारतीय सड़क कांग्रेस IRC की 222वीं मध्यावधि परिषद की बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी इंजीनियरों को नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
श्री गडकरी ने कहा कि आईआरसी को ढांचागत विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर के आईआईटी और वैश्विक संस्थानों की मदद से एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित करनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन को सफल बताते हुए कहा है कि इसमें भारत को 100% सफलता मिली है। सम्मेलन के समापन के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकासशील और सबसे कम विकसित देशों के लिए भारत एक विश्वसनीय और मजबूत आवाज बनकर उभरा है। अलग अलग देशों के अपने प्राथमिकताएं, अपनी चिंताएं, अपने विषयों के साथ साथ जिस प्रकार से भारत की बात बहुत तीव्रता से पूरे विश्व के समक्ष रखी, हर विषय के ऊपर भारत विकासशील देशों का आवाज बनके पहचान में आई और एक प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको सक्षम बनाया कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में, एक विश्व शक्ति के रूप में दुनिया की लीडरशिप करे, उसका एक प्रतीक WTO कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून से चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस 14वें सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। चीन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुंगयिंग ने आज इसकी घोषणा की। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 22 जून को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स व्यापार फोरम के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देंगे। ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता इस समय चीन के पास है। सरकार ने भारत और अमेरिका द्वारा अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित आतंकवादी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर चीन की ओर से बाधा डालने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सूत्रों ने बताया कि चीन द्वारा मक्की के खिलाफ सबूतों को खारिज करने का निर्णय बेहद खेदजनक है। सूत्रों ने यह भी बताया कि चीन का ये रवैया आतंकवाद पर रोक लगाने में उसके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। ये निर्णय आतंकवाद का मुकाबला करने में चीन के दावे को सिरे से खारिज करता है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने कुख्यात आतंकवादियों को प्रतिबंधित सूची में शामिल करने में अड़ंगा लगाया है। इससे पहले चीन ने पाकिस्तान स्थित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर रोक लगाई थी। एशियाई विकास बैंक ADB और बांग्लादेश सरकार के बीच 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर ADB के निदेशक एडमिन गिंटिंग ने कहा कि समझौते से सीमापार व्यापार, दक्षता और पूर्वानुमान से सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। ऋण सुविधा मिलने से अखौरा, सोना मस्जिद और तामाबिल सीमा पर आयात तथा निर्यात किए गए कार्गो की मात्रा वर्ष 2027 तक 50% बढ़ जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय धनशोधन मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने पिछले महीने श्री जैन को गिरफ्तार किया था। निदेशालय द्वारा की गई जांच से पता चला है कि उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों को हवाला के जरिए 4 करोड़ 81 लाख रुपए की प्रविष्टियां मिली। इन राशियों का उपयोग भूमि की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए ऋण के भुगतान के लिए किया गया था। पंजाब में जलंधर पुलिस आयुक्त कार्यालय के एंटी नारकोटिक्स सेल ने
मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जलंधर में कल लाडोवाली रोड पर टी पॉइंट के पास विशेष पुलिस जांच के दौरान इन लोगों को पकड़ा गया। पुलिस आयुक्त गुरुशरण सिंह संधू ने बताया कि ये सभी जलंधर के निवासी हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज शाम धर्मशाला में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री आज गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। श्री मोदी कल 21,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने अग्निपथ योजना की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने के निर्णय का स्वागत किया। भर्ती कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत विकासशील तथा कम विकसित देशों के लिए एक विश्वसनीय और मजबूत आवाज बनकर उभरा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून को पेइचिंग में होगा। असम में बाढ़ से राहत नहीं, नए इलाकों में पानी भरा, बचाव कार्य जोरों पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय आज शाम क्वार्टर फाइनल में रासमस गेमके के साथ खेलेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। असम में बाढ़ से अभी भी राहत नहीं मिली है। बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुस गया है। बाढ़ के पानी और जमीन धंसने से कई जगहों पर पुल, सड़क और कलवर्ट को नुकसान पहुंचा है। पिछले 36 घंटे में बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से राज्य के 25 जिलों में 11 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 68,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सेना, अर्धसैनिक बल, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ राहत कार्य चला रही हैं। गुवाहाटी सहित राज्य के कई जिलों में शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 12,847 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसी अवधि में 7,985 लोग ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.64% है। इस समय 63,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 195 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मेघालय में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें एक पूर्वी खासी हिल्स जिले से और 2 रीभोई जिले से हैं। रीभोई जिले में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। अब तक कोविड से 1,594 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर क्षेत्र में कल 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि कुलगाम जिले के कुजर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इस बीच सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के लित्तर इलाके में अरमुल्लाह गांव में 15 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला जम्मू कश्मीर एक नई सुबह की 8वीं कड़ी प्रस्तुत करेगा। आज की कड़ी का शीर्षक है आसान हुई जीवन की राह। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में जीवन की सुगमता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इसे रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। मिसु मोरो देह ए देश माटी देशवासी चली जान्तु पीठी रे। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं उड़िया समाज सुधारक उत्कल मणि गोपाबंधु दास को, जिनका 17 जून 1928 को निधन हुआ था। उनका अस्पृश्यता के खिलाफ धर्मयुद्ध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, साक्षरता, विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अभियान और सबसे बढ़कर गरीबों तथा निराश्रितों के लिए उनकी करुणा ने उन्हें अमर कर दिया। मो भाई भौणी हे उत्कलवासी स्वराज्य साधने न उदासी जे दीक्षारे थरे करिछ विश्वास न छाड़ता थीबा जाएटी निश्वास स्वराज्य मानव जन्म अधिकार यह बिने देश हुए छार खार मिसु मोर देह। गोपाबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा में पुरी के निकट सुआंडो गांव में हुआ था। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से प्रेरित होकर 1909 में सखी गोपाल में सत्यवाड़ी हाई स्कूल की स्थापना की। इसका संचालन गैर सांप्रदायिक आधार पर उदार शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुकुल परंपरा के अनुरूप किया गया। गोपाबंधु 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने और 1928 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1921 में प्रांत में गांधी जी का स्वागत किया। गोपाबंधु को 1922 में 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई और गिरफ्तार कर लिया गया। वे अप्रैल 1928 में लोक सेवक मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बने। लाहौर में एक सोसाइटी की बैठक में भाग लेने के दौरान वे बीमार हो गए और 17 जून 1928 को उनका निधन हो गया। इस महान विभूति को हमारा नमन। हंस दे बात चले जान तेरे तो है वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे तो। हम पंजाब के अमृतसर जिले के रहने वाले स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मणि को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 17 जून 1919 को हुई थी। वे रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को की गई हड़ताल में सक्रिय रूप से शामिल थे। मणि पर सार्जेंट रोलैंड की हत्या का आरोप लगाया गया था। 17 जून 1919 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती नामदेव को भी याद करते हैं। उन्होंने अप्रैल 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और कई अन्य महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर जिला जेल में बंद कर दिया गया और वहां दी गई यातनाओं के कारण 17 जून 1932 को उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। देश की इस बहादुर बेटी को हमारा नमन। भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। आज हम रानी लक्ष्मीबाई की निकट सहयोगी मुंदरा को भी याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी की निवासी मुंदरा 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम में शामिल हुई और रानी लक्ष्मीबाई की कमान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने झांसी और इसके आसपास के क्षेत्रों जैसे कुंच, कालपी और ग्वालियर से अंग्रेजों को खदेड़ने की कार्रवाइयों में भाग लिया। हालांकि अंग्रेजों ने पलटवार किया और 1858 में झांसी पहुंचे। मुंदरा ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और 17 जून 1858 को ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। धरती की इस वीरांगना को हमारा नमन। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
आज हम शहीद अता मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम में भाग लिया था। एक झड़प के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। अता मोहम्मद को 1857 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 17 जून 1858 को सेल्युलर जेल में उनकी मृत्यु हो गई। देश के इस वीर सपूत को हमारा सलाम। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश आधारित है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा नियंत्रण दिवस पर। विश्व भर में रेगिस्तान के विस्तार पर रोक लगाकर उन्हें हरे भरे क्षेत्रों में बदलने के लिए हर वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस बेकार पड़ी फालतू जमीन पर पेड़ लगाकर उसे पैदावार लायक जमीन बनाना है। जमीन पर हरियाली होने से उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और वहां के निवासियों को आजीविका मिलेगी। इससे इस क्षेत्र के लोगों का न केवल वर्तमान जीवन बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधरेगा। भारत में रेगिस्तान का जिक्र होते ही राजस्थान का ध्यान आता है, लेकिन हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहते हैं कि राजस्थान में केवल रेत के टीले ही नहीं और भी बहुत कुछ है। इस बारे में हमने बात की राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के विशेषज्ञ श्री गोपेंद्र नाथ भट्ट से। उन्होंने बताया, एक और क्रांति हुई है इस पश्चिमी राजस्थान में। देश में इस बात की कल्पना की गई कि देश का सबसे बड़ा रेगिस्तानी भूभाग किस तरीके से सरसब्ज हो, किस तरीके से हरा भरा हो, उसकी कल्पना करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना बनाई गई और उसका नाम शुरू में राजस्थान कैनाल था और बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसका नाम हुआ। उसकी परिणति आज ये हुई कि गडरा रोड बाड़मेर तक उसका पानी जो है आज पहुंच गया है। भट्ट जी कहते हैं कि राजस्थान के लोग स्वभाव से मेहमान नवाज होते हैं और वे सभी का दिल से स्वागत करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के रास्मस गेमके के साथ खेलेंगे। प्रणॉय ने हांगकांग के एंगसन कॉलॉक को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज शाम धर्मशाला में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री आज गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। श्री मोदी कल 21,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने अग्निपथ योजना की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने के निर्णय का स्वागत किया। भर्ती कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत विकासशील तथा कम विकसित देशों के लिए एक विश्वसनीय और मजबूत आवाज बनकर उभरा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।